नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर की होती है, लेकिन जो घटना घटित होती है वाकई में दिल्ली जैसे बड़े शहर में होती है। दरअसल बुलंद शहर का रहने वाला राजेश, उम्र यही 26 साल। राजेश पढ़ने में ठीक था, लेकिन उतना ठीक नहीं था जितना राजेश के पिता सोचते थे। राजेश के पिता एक व्यापारी थे, ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। राजेश अपने परिवार का इकलौता संतान था। बहुत लाड प्यार से राजेश की माँ और पिता ने उसको पाला था। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा लाड प्यार की वजह से या तो इस व्यापार को संभाले या तो फिर निकम्मा होकर घूमे। वो हमेशा चाहते थे कोई अच्छा अचीवमेंट कर ले या अच्छी कोई जॉब हासिल कर ले या बहुत बड़े बड़े सपने सजाकर बैठे हुए थे। लेकिन राजेश को यहाँ बिगड़ता हुआ बुलंद शहर में देख कि रात में 9-9 बजे दोस्तों के साथ ये आ रहा है और कुछ बताता भी नहीं, और मारे डर के राजेश के माँ बाप राजेश के ऊपर हाथ भी नहीं उठाते, इस डर से कि कहीं वो उसको मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे तो कहीं वो घर छोड़कर चला ना जाए। बस यही डर उनको सता रहा था। और किसी न किसी तरीके से राजेश के माँ और बाप ने राजेश को बहलाया, फुसलाया, खूब प्यार जताया और कहे कि बेटा दिल्ली चले जाओ, वहां तुमको बहुत अच्छा भी लगेगा, शहर भी बहुत अनोखा है और वहां कुछ पढ़ाई भी कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। राजेश धीरे धीरे करके इन बातों पे एग्री तो नहीं था कि माँ बाप की बात को मानकर वो दिल्ली जाए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अपने कई दोस्तों से इस बात का चर्चा करता है। उसके कई सारे दोस्त भी एग्री हुए कि ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ दिल्ली, हम लोग साथ में वहीं तैयारी करेंगे, वहीं पढ़ेंगे और वहां दिल्ली में तो खूब मजा आएगा, खूब एंजॉय करेंगे। वहां रात रात भर लड़कियां भी रोड पे घूमती हैं, वहां लड़कियों को भी साथ हम फ्रेंडशिप कर लेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, खूब मजा आएगा। अब राजेश और उसके दोस्त एंजॉय के पर्पज से दिल्ली जाने के लिए हाँ तो कर देते हैं, लेकिन राजेश की माँ और बाप को ये पता नहीं था कि इनका प्लानिंग एंजॉय है, पढ़ाई नहीं। अब माँ बाप से इन सारी बातों को छुपा करके, सिर्फ सर हिला करके कि जी पापा, जी मम्मी, मैं दिल्ली जाऊंगा और जम के तैयारी करूंगा। अब ये सारी बात राजेश की माँ और बाप को समझ में आ गई और राजेश को ये लोग वहां पर भेजने का इंतजाम और तैयारी करने लगे। महज 8 से 10 दिन ही बीता हुआ था कि राजेश को ये लोग दिल्ली में शिफ्ट कर देते हैं। दिल्ली में राजेश शिफ्ट हो जाता है अपने दोस्तों के साथ। तकरीबन 10 दिन 15 दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। ये लोग घूमते हैं, टहलते हैं, एंजॉय करते हैं, जो कोर्सेस इनको मिला होता है उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन राजेश के जो 2 फ्रेंड्स इसके साथ गए थे, कमरे में इसके रहते थे साथ में, अब उनका यह कहना था कि उनका मन दिल्ली में नहीं लग रहा है, इसलिए वो लोग दिल्ली छोड़कर जाएंगे। अब राजेश भी अपने माता पिता से बहाने करने लगा कि पिताजी मैं यहां नहीं रहूंगा, मेरा भी मन दिल्ली में नहीं लग रहा है। अब राजेश की माँ और बाप को बहुत बुरा लगने लगा। उन लोगों ने कहा कि देखो बेटा, तुम मेरे इकलौते संतान हो, अगर तुम इस तरीके से टूट जाओगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। तरह तरह की धमकियां देकर और इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे राजेश को, जिससे राजेश को वहीं रुकना पड़ा। और राजेश के 2 दोस्त वहां से जो इसके साथ गए हुए थे वो फाइनली भागकर गांव चले आए। अब राजेश वहां दिल्ली जैसे बड़े शहर में अकेला पड़ गया। हाँ, 15 दिनों के बीच में उसने एक दोस्त 2 दोस्त बना लिए थे जो बहुत करीबी तो नहीं थे, लेकिन साथ में खाना, बैठना, उठना, पीना ये सब कुछ चलने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे करके अब राजेश को 2-2.5 महीने गुजर गए उस दिल्ली जैसे शहर में। ये अकेलापन महसूस करता था रात में, क्योंकि कमरे में ना तो कोई बात करने वाला, ना तो कोई मौज मस्ती करने वाला, कुछ भी नहीं। अभी रात में आता, कभी कभी नशा कर लेता, आखिर चुपचाप सोता। धीरे धीरे करके नशे का भी आदी हो चुका था, ड्रिंक वगैरह भी करने लगा था, तमाम प्रकार के बैड हैबिट्स भी इसने पाल रखे थे, लेकिन माँ बाप को इसकी भनक नहीं थी। एक दिन तकरीबन शाम को 3:30 बज रहे थे और राजेश के जो चाचा जी होते हैं गौतम, वो फोन करते हैं राजेश के पास, कहते हैं बेटा दिल्ली में किस जगह पे हो। राजेश अपने चाचा से कहता है चाचा जी मैं इसी जगह पर रहता हूँ, फला फला मेरा एड्रेस है, मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। अब गौतम जी कहते हैं, जो राजेश के चाचा होते हैं, कि देखो बेटा तुम्हारी बहन जो रागिनी है वो यहाँ से जाने के लिए तैयारियां वहां कुछ और करना चाहती है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रहेगी, वहां तुम भी रहते हो, शहर से परिचित हो, साथ में रहोगे 2-4-6 दिन, उसके बाद मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करके वहां से रागिनी को किसी दूसरी जगह, अच्छी जगह सेटल कर दूंगा जहां वो लड़कियों के बीच में रहे। राजेश कहने लगा ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी तो मेरी बहन समान है, आपकी बेटी है तो मेरी बहन है, कोई बात नहीं, आप जब चाहो भेज दो। 2-3 दिनों के बाद रागिनी राजेश के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है दिल्ली। दिल्ली वहां राजेश रागिनी को रिसीव करता है शाम को 6:30 बजे
और अपने कमरे पर लेकर आता है। कमरे पर लाने के बाद जो रूम के मालिक होते हैं वो सारे लोग पूछताछ करते हैं, तो राजेश ने यही बताया कि मेरी बहन है, मेरे चाचा की लड़की है, 2-4 दिन यहाँ रहेगी मेरे साथ, उसके बाद यहाँ से फिर ये शिफ्ट होने वाली है, यहाँ पे ये तैयारी करने के मकसद से आई हुई है। अब ये सारी बात तो रूम के मालिक को तो उतना खला नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, बहन है तो साथ में रखो, कोई दिक्कत नहीं। शाम होता है, अब एकदम रात हो चुकी होती है, करीब 9 साढ़े 9 बज चुके होते हैं। अब राजेश रागिनी से पूछता है खाने में क्या खाना है, बाहर का खाना ऑर्डर कर दूं या फिर यहीं पर कुछ बनाया जाए। रागिनी कहती है कि चलो बाहर कहीं घूम कर आते हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, इस कमरे में थोड़ा घुटन लग रहा है। राजेश ने सिर्फ सीधा बहाना बनाया, रात काफी होने वाला है, 9:30-10 बजने वाले हैं। हाँ शहर तो पूरी रात चलता है, लेकिन इतनी रात को बाहर निकलकर घूमना सही नहीं है। कल तुमको मैं घुमा दूंगा, शाम को यहाँ से 5 बजे निकलते हैं और रात में इतने टाइम तक मैं तुमको घुमा कर ले आऊंगा। रागिनी कहती है कोई बात नहीं। अब रागिनी को उसने कहा कि एक बहुत अच्छा चीजें आती है, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने की चीज बाहर से लेकर के आता हूँ, आज कुछ रूम पर बनेगा नहीं, हम लोग एंजॉय करेंगे, पार्टी छोटी मोटी करेंगे, छोटी मोटी पार्टी करके मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम ऊपर सो जाना। रागिनी कहती है कोई बात नहीं, ठीक है जाओ, खाने के लिए कुछ अच्छी चीज ले आओ, मुझे थोड़ा चटपटा और तीखा खाने का मन कर रहा है। अब राजेश वहां से कमरे के नीचे आता है, कुछ ड्रिंक वगैरह लेता है पीने के लिए, जिसमें जूस वगैरह की चीजें होती है पैकेट वाले, और कुछ चीजों को लेता है अपने खाने के लिए, और बाहर से भी वो ड्रिंक करके आता है, और कुछ चीजों को, कुछ मेडिकल से दवाइयां भी उसने ले रखी थी, उसको भी जेब में रख कर आता है। उसके बाद अपनी चचेरी बहन बोलो चाहे जो बोलो, एक प्रकार से बहन ही है चाचा की लड़की, उसके पास जाता है, उसको खिलाता पिलाता है, और जूस में उसने ऑलरेडी पहले से ही कुछ नशीली चीजें मिला रखी थी। और उसकी बहन ने जब उस जूस को पिया और खाने पीने की चीज खाई, तो उसके आधे घंटे के बाद उसकी बहन को नींद, यानी कि रागिनी को नींद की तरह कुछ आने लगा, अजीब सा होने लगा। अब रागिनी सीधा कहने लगती है, ऐसा लगता है कि मेरा सर भारी भारी हो रहा है, मुझे सोना है, मुझे अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं आराम करना चाहती हूँ, और तुम पढ़ना चाहो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम्हारी दिल होगी तुम अपना सो जाना। अब राजेश नीचे दिखावे के लिए रागिनी के सामने वो बिस्तर डालता तो है, बिस्तर डालकर सब कुछ तैयार करता है। उसके बाद मेडिकल से जो उसने दवाइयां लाई थी वो जा करके पानी के साथ वो खाता है। ये सारी चीजें रागिनी तो देख रही थी, उससे रागिनी ने पूछा भी क्या तुमको दवा भी खाना पड़ता है क्या किसी चीज का, लेकिन राजेश ने कहा मुझे एक एलर्जी है जो कि मुझे रात में दवा खाकर सोना पड़ता है। ये सारे बहाने बना देता है। उसके बाद धीरे धीरे करके रागिनी को जब वो दवा पहले से पूरी काम कर चुकी होती है जो राजेश ने उसके जूस में मिलाया हुआ था, उसके बाद ये अपनी ही बहन के साथ वहीं पर उसी कमरे में हैवानियत करता है, मेडिकल की दवा खा करके। तकरीबन रात में 2:30 बज गए, 3 बजने को आए। जब रागिनी को उस दवा का असर खत्म हुआ तो रागिनी ने ये देखा कि उसके बेड पर उसका भाई राजेश भी है, जो कि एक बदहोश में स्थिति में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने शराब पी ली थी, दवाइयां भी उसने खा रखी थी। अब रागिनी को सब कुछ तो समझ में आ चुका था जो उसको समझना चाहिए था, उसको बहुत बुरा लगा। अब वो गुस्से में बैठकर पहले तो 2-4 मिनट तक रोने लगी, समझ में उसको ये नहीं आ रहा था कि किससे वो फोन पर बात करे, किससे क्या बताए। उसके बाद वो गुस्से में आकर के किचन में जाती है, वहां से चाकू उठाती है और आती है राजेश के पीठ पर और गर्दन पर वार कर देती है। राजेश कुछ बोल पाता है कि उसके मुंह में कपड़े लगा करके और रूम से ही अपना बैग उठा करके वहां से फरार हो जाती है। अब जब दिल्ली जैसे शहर में रात के 3:30-4 बजे रोड पर रास्ते पर घूम ही रही थी कि किसी एक महिला कांस्टेबल की नजर रागिनी के ऊपर पड़ती है और रागिनी को पकड़ती है और पूछताछ करने लगती है कि इतनी रात को कहां जा रही हो, कौन हो और तुम कहां से आई हो, तमाम प्रकार की पूछताछ करने लगती है। तो रागिनी डर गई, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताए। अब उस महिला कांस्टेबल ने उसको उठाया और अपनी गाड़ी में बैठाई, गाड़ी में बैठा करके उसको ले जा करके पुलिस के सामने पूछताछ करने लगी कि ये लड़की मुझे मिली है और कुछ भी बता नहीं रही है, सिर्फ रो रही है, इससे जरा पूछा जाए कि क्या इसके साथ कुछ गलत हुआ है। रागिनी मारे डर के पुलिस के दबाव में आने के बाद पूरी सच्चाई बताने लगती है और कहने लगती है कि मैडम मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने एक मर्डर यानी कि हत्या कर दिया है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बचा लो। पुलिस ने उस हत्या के पूरी घटना के बारे में जानने की कोशिश की, आखिर वो हत्या रागिनी ने किया और कैसे किया, क्यों किया। रागिनी ने उसकी भी सच्चाई अपनी जबान को लड़खड़ाते हुए पुलिस के सामने बताई और फिर सच्चाई जानने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर उस कमरे पर पहुंचती है और वहां से राजेश की लाश को उठाती है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए वहां से भेज दिया जाता है।
रूम के मालिक से भी पूछताछ किया जाता है। रूम के मालिक ने भी वही चीज बताई जो राजेश ने अपने रूम के मालिक से बताया था कि उसकी बहन है, यहाँ 2-4 दिन रहेगी, उसके बाद तमाम प्रकार की चीजें रूम के मालिक को जो पता थी उसने पुलिस को बता दिया। धीरे धीरे करके सुबह तो हो गई, उजाला तो हो गया, लेकिन ये उजाला रागिनी के जीवन को भी अंधेरे में डालने वाला था और राजेश के माता पिता के जीवन में भी अंधेरा करने वाला था। जब इस बात की खबर राजेश के माँ और बाप को पता चलती है तो वो लोग तो हैरान हो गए, उनको समझ में नहीं आया। वो लोग फौरन वहां से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और इधर रागिनी के पिता गौतम भी, जो कि राजेश के चाचा थे, वो भी वहां से तुरंत निकल जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं दिल्ली में। दिल्ली में पहुंचने के बाद पूछताछ होता है, अपनी अपनी ओपिनियन, अपने अपना राय, अपने बेटे के प्रति सफाइयां पेश करते हैं, तमाम प्रकार की बात होती है। पुलिस ने रागिनी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया, मामले को वहीं पर भेज दिया गया और धीरे धीरे करके कार्रवाइयां चल रही। अभी तक कोर्ट ने यह डिसाइड नहीं किया है कि रागिनी को सच में कारावास की सजा सुनाई जाए या ना सुनाई जाए। सिर्फ पेशियां कार्रवाइयां चल रही हैं। बस रागिनी को पुलिस की हिरासत में ले तो लिया गया है, लेकिन कंफर्मेशन ये नहीं है कि रागिनी को सच में जेल ही जाना पड़ेगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, चूंकि रागिनी ने कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कांड किया है, ऐसा पुलिस का मानना है। लेकिन कोर्ट क्या डिसाइड करती है, क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी क्राइम स्टोरी को लेकर या ऐसी ही कोई कहानी या घटना को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।